बड़े धैर्यता से और बहुत, एक पेन पेपर जरूर ले लीजिएगा, कोई नोटबुक आपके पास हो उसको लीजिएगा। क्योंकि दो चीजें मैं आपसे कहूंगी। सबसे पहला, एक नोटबुक और एक पेन आप अपने पास रखिए। दूसरा, अगर संभव हो तो अपनी कुंडली अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जो बातें आज मैं कहूंगी वो लगा कर देखिएगा। जो बातें आज मैं आपको बताऊंगी उसको अपनी कुंडली में लगा कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कितना आप रेजोनेट कर रहे हो। जो बातें आप आज सीख रहे हो उसे आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, और किस हद तक आपको लगता है कि हाँ, ये चीजें जैसी हम पढ़ रहे हैं वो वैसी ही घट रही है। तो जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा अटेंशन, आपकी कुंडली अगर आपके पास है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लगन चाहिए, और लाल किताब कुंडली है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो जो भी कुंडली आप वो रखिए, उसको लाल किताब कुंडली कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है? तो आई जस्ट टेल यू, कीप योर चार्ट्स विद यू इफ इट इज पॉसिबल। नहीं है तो किसी का भी है तो वो ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। जरूरी नहीं है आप ही का चार्ट होना चाहिए, आपके किसी फैमिली मेंबर का, किसी का भी हो, वो अपने पास रखिएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि पंडित रूपचंद्र जोशी जी के द्वारा ये लाल किताब लिखी गई, और ऐसा कहा जाता है कि पंडित रूपचंद्र जोशी जी जब इस लाल किताब को लिख रहे थे तो गुरुओं ने उनकी मदद करी थी और उन्होंने इसको लिखा था। ये किताब जो है वो उर्दू और फारसी में लिखी गई, और ये किताब जो है छंदों में लिखी गई है। छंद मतलब इसको डायरेक्ट नहीं लिखा गया, इसको कोडिंग लैंग्वेज में छंदों में लिखा गया। उसके बाद जो है अलग अलग जो है लेखकों ने इस पे अध्ययन किया, और एस्ट्रोलॉजर्स ने इस पे बहुत काम किया, और फिर इन किताबों को हिंदी लैंग्वेज में हम लोगों को जो है अवेलेबल कराया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसी ब्रांच है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, एक ऐसी पारशरी ज्योतिष का ये एक ऐसा सुंदर सा हिस्सा है जो हमारी ज्योतिष को बहुत आसान और सरल बना देता है। सबसे सुंदर बात इसकी यही है कि यहाँ पर बताए गए उपाय और यहाँ बताई गई गणना इतनी आसान है कि जब आप इसे पढ़ेंगे, जब आप मेरे साथ इसको समझेंगे, तो आपको खुद अनुभव होगा कि इतना इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है? तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जितनी भी एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस हैं उसमें लाल किताब बहुत सिंपल है, और इसकी रेमेडीज बहुत पावरफुल है। तो आज हम आ, चाहे मैं आपको लिमिटेड चीज कराऊं, मगर ऐसे कराऊंगी कि वो आपको याद रहेगा, वो एटलीस्ट वो आपके काम आए। ये मेरा कहने का मतलब, मैं हमेशा यही बात, मैं चाहे टैरो का वेबिनार होता है चाहे आकाशिक का, मैं हमेशा यही कहती हूँ, सब कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे एटलीस्ट इतना करेंगे कि वो हम तक रहे। ठीक है? तो सब कुछ कर पाना संभव नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने भी बहुत समय दिया है तो समय लगता है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहली चीज कि एक हमारे सामने वैदिक की कुंडली है और एक हमारे सामने लाल किताब की कुंडली है। ये एक दो डिफरेंट चार्ट्स है। इसमें सिर्फ मैं आपसे कुछ ही चीजों पर ध्यान देने को कहूंगी, और सिर्फ एक ही बात आपको जो है यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ये इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। आप वैदिक कुंडली, आप सभी लोगों के पास अगर अपने चार्ट्स हों तो आप इस चीज को देख पाएंगे कि वैदिक का जो चार्ट होता है, वैदिक कुंडली की जो लगन कुंडली होती है, उसमें ये जो आप देख रहे हैं, जहां मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पर, लेट मी जस्ट यूज अ पेन, ये ये जो स्थान है ये हमारा पहला खाना होता है, पहला घर होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो वैदिक कुंडली होती है उसमें अलग अलग नंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये है, आप सभी लोग अपने चार्ट्स उठा लीजिए, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 1 लिखा होगा, किसी में 3 लिखा होगा, किसी में 4 लिखा होगा, किसी में 6 लिखा होगा। हमारी कितनी राशियां होती हैं? हमारी जो ये 12 राशियां हैं उसमें से 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर आपको पहले घर में मिल जाएगा। परंतु लाल किताब में हमेशा पहले घर में एक ही नंबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ आपको, जैसे अभी किसी ने लिखा कि उनकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है, आर्य जी ने यहाँ पर लिखा है, इसी तरीके से आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर लाल किताब की कुंडली है तो वो उसमें पहले खाने में हमेशा 1 नंबर ही होगा। सरल हो गया पहला काम। हमें अलग अलग नंबर नहीं पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर मैं नंबर कह रही हूँ, क्षमा चाहूंगी, वो नंबर नहीं होते, वो एक्चुअली में राशियां ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें राशियों के अनुसार नहीं देखना है। लाल किताब की कुंडली काल पुरुष की कुंडली पर ही चलती है, और यहाँ पर पहला घर जो होता है
वो 1 नंबर का ही हो। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? देखिए, मैं सवाल भी पूछूंगी और मुझे आपके चेहरे देख के बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। तो और जब कैमरास ऑफ हो जाते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाता है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको हर चीज मेरी कही समझ आएगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाना पसंद करती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर किसी के मैक्सिमम मैं जितना इजीली समझा पाऊँ उतना समझा। तो पहला जो हमारा अंतर है वो यही है। तो अब ये अंतर का क्या मतलब है इसको समझिए। काल जो हमारी वैदिक पाराशरी ज्योतिष की जो कुंडली होती है वो 3 चीजों पर चलती है। ठीक है, 12 घर, 9 ग्रह और 12 राशियां। पर लाल किताब की कुंडली है वो 12 घर और 9 ग्रहों पर चलती है। आपको यहाँ पर ये नहीं देखना ये प्लैनेट किस राशि में, ये प्लैनेट किस नक्षत्र में, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है ये 12 खाने हैं, ये 12 खाने क्या बता रहे हैं, इनका क्या महत्व है, बस। और उसके बाद यहाँ बैठ के ये प्लैनेट क्या दे रहा है, दैट्स इट। क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे बढ़े? यस और नो? आई वॉन्ट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन प्लीज। क्योंकि अगर मुझे ये लगेगा कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगा और मेरा गला फिर दर्द करेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं बहुत बोल चुकी हूँ आज। ग्रेट, थैंक यू। ये जो आप लोग लिख देते हैं ना, यस दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। और कई टीचर्स की आदत बड़ी खराब होती है, आप उसे टीचर कहें कुछ भी कहें, वो उनके लिए उन्हें लगता है भाई जो कह रहे हैं वो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरा कहना बिल्कुल क्लियर है कि आपको 12 घरों का ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही में आपको ये नंबर्स जो है ये इसी क्रम से चलेंगे, ये मैं आगे आपको समझाने जा रही हूँ। आइए, सबसे पहले हम इन 12 खानों को समझें। ऐसे समझ लीजिए, ये कुंडली जो होती है ना, यस, जिसे कुछ नहीं आता होगा वो भी सीख सकता है। आराम से सुनिए, पहले बहुत पेशेंस से सुनिएगा, अपने आप आने लगेगा। आने के लिए कुछ आप, मैंने कहीं लिखा ही नहीं है कि आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। कहीं लिखा था? नहीं लिखा था ना। कहीं तक किसी को कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं, एक ही नॉलेज की जरूरत है, परमात्मा पे विश्वास और ऊर्जाओं पे विश्वास और कुंडली पे विश्वास, बस। आइए समझते हैं। आप लोग जानते हैं कुंडली का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ठीक है, एक कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 खाने। ठीक हो गया? हर खाने का एक महत्व होता है, हर खाने का एक जो है रिजल्ट होता है। वो खाना हमारी जिंदगी के बारे में कुछ बता रहा होता है। आज सबसे पहले हम यही समझेंगे। देखिए, मैं अब जो आपको बता रही हूँ, मैंने आपको वैदिक और लाल किताब का डिफरेंस बता दिया है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये जो क्रम है, ये जो कुंडली है, ये लाल किताब की कुंडली है। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? इसके पहले खाने में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये 1 से शुरू हो रही है। तो ये किसकी कुंडली होगी? लाल किताब की कुंडली होगी। बात समझ आ गई? अब हमारा फोकस सिर्फ लाल किताब की कुंडली पर है। और मेरा आपको समझाने का मतलब मकसद ये है कि ये जो 12 घर हैं, देखिए 12 गिनते हैं साथ में, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 12 घर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये ऐसे ना चलकर ऐसे चलते हैं। पहले खाने में 1 नंबर लिखा है, वो पहला खाना है। उसके बाद आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। क्लियर हो गया? 12 घर समझ आ गए सबको? ये घर फिक्स्ड है, ये बिल्कुल फिक्स है। और इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स है, इनके सिग्निफिकेंस फिक्स है। कौन सा घर क्या बताएगा ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो आइए पहले समझेंगे हमारी जिंदगी के बारे में, किस घर से हम क्या जानते हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन सा घर क्या बता रहा है। ठीक है, पहला खाना क्या है, पहले घर से हमें क्या पता चलता है? देखिए, पहला घर जो होता है जिसमें 1 नंबर लिखा है, ये हम खुद हैं। हम कैसे दिखते हैं, हमारा कैसा नेचर है, हमारा कैसा पर्सनालिटी है, क्या स्वभाव है, ये हम पहले घर से देखते हैं। क्लियर हो गया? पहला घर क्या बता रहा है कि हम कैसे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे घर पे। पहला घर हो गया हमारा हमारा नेचर, हमारी पर्सनालिटी। तो दूसरा घर क्या हो गया? दूसरा घर है हमारा पैसा, एक्यूमुलेटेड वेल्थ।
ठीक है। दूसरा घर है हमारा कुटुंब, हमारा परिवार। ठीक है। फिर तीसरे घर पे आते हैं। तीसरा घर है हमारे छोटे भाई बहन, हमारा पराक्रम। ठीक है। हमारे छोटे भाई बहन, हमारा पराक्रम, और हमारी कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं, वो भी तीसरा घर। ठीक है। चौथा घर है माता का घर, हमारी माता का घर जो है वो चौथा घर है। चौथा घर जो है वो घर का सुख है, सुख भाव। हमारे घर में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, नहीं होगी, ठीक है, हम गाड़ी खरीदेंगे, लग्जरीज, हमारा सुख। दूसरा घर था धन भाव, वो बता रहा था कि हमारे पास हम कितनी सेविंग करेंगे। चौथा घर क्या बता रहा है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, हमारे पास लैंड होगी, हमारे पास गाड़ी होगी, हमारे घर का सुख कैसा होगा, हमारे पास लग्जरीज होंगी। ये कहाँ से देख रहे हैं हम? चौथे घर से। फिर आता है पांचवा घर। पांचवा घर हमें बताता है हमारे बच्चों के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में। ठीक है। हम कितना पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे, संतान कैसी होगी, कहाँ से देख रहे हैं हम? पांचवें घर से। फिर आता है छठा घर। छठा घर होता है ऋण रिपु शत्रु, हमारे एनिमीज, हमारे दुश्मन, हमारी बीमारियां, हमारा कर्जा। ये हम कहाँ से देख रहे हैं? ये हम छठे घर से देख रहे हैं। फिर आता है सातवां घर। सातवां घर है हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर। ठीक है। हमारे मित्र और हमारी पार्टनरशिप, बिजनेस। फिर आता है आठवां घर। आठवां घर जो होता है वो हमारी उम्र बताता है, लॉन्जिविटी बताता है। आठवां घर हमारी स्ट्रगल्स भी बताता है। ठीक है। फिर आता है नौवां घर। नौवां घर हमारी किस्मत बताता है, हमारे धर्म कर्म बताता है। ठीक है। हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा जो है धर्म कर्म का कार्य हम कैसा करेंगे, वो हम कहाँ से देखते हैं? नाइन्थ हाउस। टेंथ हाउस हमें हमारे पिता के बारे में बताता है। टेंथ हाउस हमें हमारे कर्म के बारे में बताता है, हमें हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है। ठीक है। इलेवेंथ हाउस हमें हमारे गेन्स के बारे में बताता है, क्या प्रॉफिट्स हमें होने वाले हैं, वो हम कहाँ से देखते हैं? वो हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। हमारे प्रॉफिट्स, हमारे सोशल सर्कल, ये हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। और ट्वेल्थ हाउस हमें हमारे खर्चे बताता है, फॉरेन लैंड बताता है, और ये हमें बेड प्लेजर्स के बारे में बताता है, और ये हमें लॉसेस के बारे में बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है। यहां तक बात क्लियर हुई सभी को? देखिए, आप सीधी सीधी बात समझिएगा। अब मैं आपको इसे और सिंपल वे में बताऊं। अगर आपको किसी के धन की व्यवस्था देखनी है, अगर आपको किसी की कुंडली में ये देखना है कि ये व्यक्ति कितना पैसा जोड़ सकता है, तो मैंने अभी लिखवाया था धन भाव कौन सा भाव है। चैट बॉक्स क्विक, किसको ध्यान है? धन भाव कौन सा भाव है? अभी हमने पढ़ा है सेकेंड हाउस। वेरी नाइस, परफेक्ट। जिन लोगों को वैदिक का पाराशरी ज्योतिष का ज्ञान है उन्हें बखूबी वैसे भी याद होगा। धन भाव दूसरा भाव है। तो हमें किसी की एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखनी है, हमें देखना है उसके पास कितना धन अर्जित कर सकता है वो, तो हम कहाँ ध्यान देंगे? तुरंत हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? दूसरे खाने, दूसरे घर। ठीक बात है? यस। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी के बारे में, उसकी संतान के बारे में जानना है कि संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, कहाँ देखेंगे? पांचवा खाना, एब्सोल्युटली राइट, फिफ्थ हाउस। ठीक है। अगर मुझे किसी का भाग्य जानना है कि उसकी किस्मत कैसी है, तो हम कहाँ ध्यान देंगे? लक का घर कौन सा है? नाइन्थ हाउस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ये जानना है कि ये मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बिजनेस करता है, और वो ये जानना चाहता है कि उसको लाइफ में कैसे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, काम उसका कैसा जाने वाला है, तो कौन सा भाव देखेंगे? प्रॉफिट्स, इलेवेंथ हाउस, एब्सोल्युटली राइट। प्रॉफिट कहाँ से पता चल रहे हैं? 11वें खाने से। और अगर किसी के लॉसेस जानने हैं तो कहाँ से देखेंगे? 12वें खाने से। किसी को किसी के रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो कहाँ से देखेंगे? 7वें घर से। रिलेशनशिप्स कहाँ से पता चलते हैं? 7th हाउस से। तो आई होप अब आपको समझ आया हो। कितने लोगों को समझ आया? हालांकि बहुत अच्छे जवाब दिए हैं सभी ने, तो मैं ये मानकर चलूं कि सबको बात समझ आई है। यस, परफेक्ट। तो यहां से
आपका सबसे पहला काम आसान हो गया कि आपको जिंदगी के जिस चैलेंज को देखना है, जिंदगी के किसी भी भाग को किसी के चेक करना है, तो आपको ये घर पता होना चाहिए। पहला काम आसान हो गया, पहली चीज आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लैनेट समझेंगे और इनके पक्के घर समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, नोटबुक पेन रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें आपको कोरिलेट करने में इजी हो जाएंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम प्लैनेट्स को समझते हैं कि प्लैनेट्स कैसे हम देखें। ऑलमोस्ट, है ना, वैदिक में भी ऑलमोस्ट ये सेम होते, तभी तो मैंने कहा था कि पाराशरी ज्योतिष जिन्होंने किया है उनको काफी हद तक इसका ज्ञान है। आइए प्लैनेट समझेंगे। यहाँ पर वैदिक का जो सिस्टम है यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं पक्के घर और यहाँ पर होते हैं प्लैनेट्स का जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि अभी मैं वैदिक से कंपेयर नहीं करूंगी, क्योंकि वैदिक से कंपेयर करूंगी तो जो लोग वैदिक नहीं जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और वैदिक का लाल किताब से कोई ऐसा बहुत मेजर कनेक्शन हम नहीं लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आप सेपरेटली पूरी लाल किताब सीख सकते हैं विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ पारशरी ज्योतिष। ये बात समझ लीजिए, मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। इसीलिए मैंने कहा था आपको किसी चीज की नॉलेज है या नहीं है, इसका लाल किताब से कोई लेना देना नहीं है। जो नॉलेज की आपको जरूरत है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो वैदिक की नॉलेज होना आवश्यक नहीं है, आप सिर्फ लाल किताब से लाल किताब सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ग्रहों की। सूर्य, सबसे पहला ग्रह जो हम पढ़ रहे हैं वो है सन। सूर्य जो है, लाल किताब के अनुसार सूर्य हमारे बारे में बताता है। सूर्य हम खुद हैं। ठीक है, सूर्य हम खुद हैं का मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि आप कैसे हैं, आपकी स्थिति कैसी है। कैसे देखेंगे, सूर्य की स्थिति देखकर। सूर्य आपको बता देगा कि आपकी आपका जो है आप किस प्रकार से आपका जो है पूरा आपका एनालिसिस क्या है वो आप सूर्य से देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य का पक्का घर होता है पहला घर। फर्स्ट हाउस इज द पक्का घर ऑफ सन। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, सूर्य का पक्का घर है पहला घर। ठीक है, इसीलिए वो सेल्फ हमें रिप्रेजेंट कर। सूर्य जो है वो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज को बताता है। सूर्य जो है वो हमारे, जिसे कहते हैं ना सरकार, हमारे को दुनिया कैसे देख रही है या हमारी नौकरी कैसे चल रही है, ये भी हम कहाँ से देखेंगे, सूर्य से देखेंगे, लाल किताब। ठीक है, हमारी जॉब, ये भी हम कहाँ से समझ रहे हैं, सूर्य से समझ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सूर्य की जो, मैंने ये लिखा भी हुआ है, सूर्य के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा है। और जो सूर्य के एनिमी प्लैनेट्स एज पर लाल किताब, ये थोड़ा वैरी करता है पारशीय ज्योतिष से, तो ये जो है आप नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। जो इसके शत्रु प्लैनेट्स हैं वो शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है, जिसमें सबसे बड़ा शत्रु जो है सूर्य का वो राहु। रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। सबसे बड़ा शत्रु सूर्य का कौन है, राहु। राहु सूर्य को ग्रहण लगा। राहु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सन, और राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर है। इसके बाद सूर्य का जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो है बुध। सूर्य का जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो मरकरी। तो ये सूर्य को समझना है कि सूर्य का पक्का घर पहला घर है। ठीक है, सूर्य जो है वो हमारे बारे में बता रहा है, हमारी नौकरी के बारे में बता रहा है, कि हमारी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बता रहा है। सूर्य के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। सूर्य के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। जिसमें हम सब लोग ये बात जानते भी होंगे कि सूर्य शनि जो है वो पिता पुत्र है, मगर इनकी एनिमिटी है। और सबसे बड़ा शत्रु सूर्य का राहु है जो उसको ग्रहण लगाता है। ठीक है, और न्यूट्रल प्लैनेट जो है वो बुध है। यहां तक बात समझ आ गई। तो सूर्य जो है वो हमारे बारे में बताए। अब इसमें पारशरी ज्योतिष वाले समझ गए होंगे कि क्या अंतर है पारशरी ज्योतिष में और जो है लाल किताब। यहीं से एक बहुत बड़ा अंतर हमें मिल जाता है। इसके बाद जो अगला प्लैनेट हम देख रहे हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे इमोशंस को बताता है, चंद्रमा हमारी मदर को बताता है। चंद्रमा इमोशंस है और चंद्रमा माँ का कारक होता है। चंद्रमा जो है हमारी मन की स्थिति को बताता है। हम सभी लोग जो है
शायद इस बारे में जानते भी होंगे कि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो हमारी मन की स्थिति भी ऐसी ही है जो हर समय बदलती रहती है। चंद्रमा का मित्र प्लैनेट जो है वो सूर्य है और बुध है। ठीक है, चंद्रमा का जो मित्र है वो है सूर्य और बुध। चंद्रमा का जो एनिमी है वो है केतु। तो यहाँ पर चंद्रमा को कष्ट कौन पहुंचाता है? सबसे ज्यादा कष्ट अगर चंद्रमा को कोई प्लैनेट पहुंचाता है तो वो केतु पहुंचाता है। ठीक है, चंद्रमा केतु को डिस्टर्ब करता है, या मैं कहूंगी कि चंद्रमा एक तरीके से केतु को ग्रहण। इसके बाद न्यूट्रल प्लैनेट्स में चंद्रमा के हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और शुक्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है चंद्रमा को समझते हैं। ठीक है, तो हमें अगर अपनी मदर की स्थिति कुंडली में देखनी है तो हम कहाँ देखेंगे? चंद्रमा पर ध्यान दें। अगर हम अपने इमोशंस को समझ रहे हैं तो हमें क्या देखना है? चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा लिक्विडिटी को भी बताता है। हमारे पास जो कैश है, कैश इन हैंड, ये भी हम चंद्रमा से देखते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास लिक्विडिटी रहती है, पैसे की, हमेशा जो है कैश उसके पास रहता है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं घर में सीपेज नहीं होना चाहिए, नल नहीं टपकना चाहिए। उसका कारण यही कि चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा पीड़ित होगा, खराब होगा, तो व्यक्ति का इमोशनल स्टेट जो है कभी भी ठीक नहीं रहता, हमेशा उसको स्ट्रेस रहेगा। तो अब आप समझ जाइए, एनिमी प्लैनेट कौन है? केतु। अगर केतु चंद्रमा के को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? हमारा मन हमेशा परेशान रहेगा, कष्ट में। ठीक है, तो ऐसे करके आगे अब हम समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा इसमें। चंद्रमा के बाद अगला प्लैनेट जो आता है वो है बुध। बुध जो है इसका पक्का घर होता है सातवां घर, 7th हाउस। ये जो सातवां घर आपको यहां से दिख रहा है, देखिए आप लोगों ने अब तक ये समझ लिया होगा कि हम जो काउंटिंग करते हैं कहां से करते हैं? यहां से 1 2 3 4। तो अभी मैंने जैसे बताया, सूर्य का पक्का घर पहला घर है, चंद्रमा का पक्का घर जो है चौथा घर है। ठीक है, अभी आ गया 5 6 और 7। तो ये किसका घर है पक्का? ये पक्का घर है बुध का। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सातवां घर किसका पक्का घर है? सातवां घर बुध का पक्का घर है। और बुध के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, सूर्य और राहु। ठीक है, और बुध के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं उसमें आता है केतु। न्यूट्रल प्लैनेट्स में आते हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न। राहु इसमें दोनों जगह हम देखेंगे, राहु जो है वो न्यूट्रल में भी आते हैं। ये प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, राहु और शुक्र। ठीक है, यहाँ पर हमें ये समझना है कि बुध का पक्का घर सातवां घर है और इसके मित्र और शत्रु प्लैनेट्स हमने समझे। जो बच जाते हैं वो न्यूट्रल प्लैनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और राहु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि वो जो है हाँ इसका मित्र है या ये शत्रु। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्लैनेट समझते हैं शुक्र। अब देखिए हमने अभी तक ये पढ़ा कि बुध जो है वो सातवें खाने का जो है पक्का घर है। बुध का पक्का घर सातवां खाना है। इसी तरीके से शुक्र का भी पक्का घर जो होता है वो सातवां खाना होता है, स्पाउस, रिलेशंस। ठीक है, शुक्र किसका कारक है? शुक्र रिलेशनशिप का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र जो है ऐसे समझ लीजिए लग्जरीज का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, और शुक्र है अनकंडीशनल लव। ऐसा कहा जाता है शुक्र जहां बैठ जाते हैं इंसान को वहां से बहुत प्रेम होता है, उस घर से इंसान को बहुत प्रेम होता है। तो सातवां खाना शुक्र का पक्का खाना है, क्योंकि सातवां खाना हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शुक्र का पक्का खाना सातवां खाना हो गया। शुक्र के मित्र प्लैनेट्स हैं सैटर्न मतलब शनि, बुध और केतु। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पर है, हालांकि मैंने कहा था कि मैं वैदिक का जिक्र नहीं करूंगी, मगर वैदिक में क्या होता है कि प्लैनेट एक दूसरे से शत्रुता मानते हैं। यहाँ पर एक प्लैनेट दूसरे से शत्रुता मानता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा प्लैनेट भी उससे शत्रुता मानेगा। यहाँ पर ऐसा भी, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि शुक्र के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है शनि, बुध और केतु। और शुक्र के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य। सूर्य शुक्र का एनिमी है, चंद्रमा शुक्र का एनिमी है, और राहु भी शुक्र का एनिमी। और जबकि फिर वहीं आ जाएंगे कि अगर मैं यहाँ पर राहु शुक्र का बहुत बड़ा एनिमी माना गया है, जबकि वहां हम पारशरी में इसको इस तरीके से कंसिडर नहीं करते।
न्यूट्रल प्लैनेट्स में जो प्लैनेट्स हमारे बच गए, मंगल और बृहस्पति आ जाए। क्लियर है यहां तक? इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट हम पढ़ रहे हैं वो है मंगल। देखिए मंगल जो है ऐसा प्लैनेट है जो, ऐसे समझ लीजिए कि मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल हमारा गुस्सा है, और मंगल लाल किताब में हमारे भाई, हम अपने ब्रदर्स को मंगल से देखते हैं, प्रॉपर्टी को मंगल से देखते हैं। ठीक है, हमारा जो ऊर्जा है, जो हमारा अम्बिशन है, जो हमारा करियर है, कहीं ना कहीं वो भी मंगल से रिलेट करता है, और हमारे मित्र वो भी मंगल से रिलेट करते हैं। ठीक है, मंगल के जो मित्र प्लैनेट्स हैं, अच्छा मंगल का पहले हम पक्का घर देख रहे हैं। मंगल का जो पक्का घर है वो तीसरा घर है और आठवां घर है। मंगल का जो पक्का घर है वो तीसरा है और आठवां है, एट्थ। ठीक है, घर तो आपको समझ आ ही गए होंगे, हालांकि मैं यहां भी नंबर लिख देती हूँ। तो मंगल के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। मंगल के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो है बुध और केतु। और मंगल के जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, राहु और शनि। ठीक है, तो इस तरीके से हम मंगल को देखते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? देखिए ये बेसिक है, बस ये हमें पता होना चाहिए। Yes, Mars, it doesn't really rest in both the houses. We will say these are the fixed houses for Mars. ठीक है, ये इनके पक्के घर कहलाते हैं। ठीक है, even for Jupiter we'll have multiple houses. After Mars we'll come to Jupiter. Now we have to understand जुपिटर जो है, बृहस्पति, बृहस्पति हमारे गुरु है, बृहस्पति नॉलेज है, बृहस्पति विजडम है, ब्लेसिंग्स है, पिता है। लाल किताब की कुंडली के अनुसार बृहस्पति फादर होते हैं, फादरली फिगर, और हमारे पिता को भी हम बृहस्पति से ही देखते हैं। बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी है, बृहस्पति अबंडेंस है। यहां पर हमें ये समझना है बृहस्पति के जो फिक्स हाउसेस कह लीजिए या उनके जो पक्के घर हैं वो है सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। भाग्य का मालिक बृहस्पति। तो हमारी किस्मत का, हमें अगर किसी की किस्मत चेक करनी है तो हमें कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा? नाइन्थ हाउस में देखना पड़ेगा, और जुपिटर की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। जुपिटर अच्छा होगा तो भाग्य अच्छा होगा, नवा भाव अच्छा होगा तो भी भाग्य अच्छा होगा। ठीक है ना? तो ये हमें समझना है कि जुपिटर जो है वो नाइन्थ हाउस, मतलब नाइन्थ हाउस उसका पक्का घर है, 11th हाउस भी बृहस्पति का पक्का घर है, और 12th भी जो है वो भी बृहस्पति का पक्का घर। ठीक है, तो कितने मल्टीपल हाउसेस हो गए बृहस्पति के पास? ठीक है, अब यहां पर हमें जो समझना है बृहस्पति के मित्र प्लैनेट्स कौन से हैं। बृहस्पति के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। बृहस्पति के जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। और बृहस्पति के जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो है मर्करी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट जो हम देख रहे हैं वो है शनि, जिससे सब बहुत घबराते हैं। तो ये बात सभी जानते हैं कि शनि जो है वो ऐसे समझ लीजिए, सैटर्न कर्म फल दाता है, शनि जो है हमारे कर्मों का परिणाम देने आते हैं। शनि क्या बताते हैं? शनि बताते हैं ऑब्स्टेकल्स को। शनि डिसिप्लिन की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, मच्योरिटी की बात करते हैं। शनि जो है वो सर्वेंट्स की बात करते हैं। जितना लेबर क्लास है वो हम सैटर्न से देखते हैं, और हमारे जितने भी अंकल्स हैं, पेटर्नल अंकल्स मतलब चाचा, ये सब जो है ये भी शनि हमारे चार्ट में। शनि के पास भी दो पक्के घर आ जाते हैं। मेजरली सबसे मेन जो है पक्का घर शनि का वो 10वां घर होता है। यहाँ पर 8वें को भी हम जो है सैटर्न के साथ जोड़ते हैं।
ठीक है। शनि के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है बुध, राहु और शुक्र। शनि के जो शत्रु प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और शनि के जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर और केतु। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट हम पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं, वो है राहु। राहु का भी जो है पक्का घर होता है 12वां घर। 12th हाउस इज द फिक्स्ड हाउस और पक्का घर ऑफ राहु। राहु क्या है? राहु ऑब्सेशन है। राहु हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, राहु हमें वहां से जोड़ देता है। राहु इज ओवर थिंकिंग, राहु इज मिस्ट्री, है ना। तो राहु क्या करता है? और पाराशरी सॉरी लाल किताब के अनुसार राहु जो है हमारे इन लॉज है, ससुराल है। राहु इज ससुराल। राहु जो है वो ऑब्सेशन की बात करेगा, मतलब जिस चीज के बारे में सोचता रहेगा उसी के बारे में राहु लगातार सोचता रहता है, वो रिपीट करता रहता है उसी को। इसीलिए वो ओवर थिंकिंग को बताता है। राहु जो है, इसके जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो है शनि, बुध और केतु। और इसके जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो हैं शुक्र, सूर्य और मंगल। और इसके जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो है बृहस्पति और चंद्र। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्लैनेट हम पढ़ने वाले हैं वो है केतु। केतु जो है ये प्लैनेट है डिटैचमेंट का, और इसका पक्का घर जो होता है वो छठा घर होता है। केतु का पक्का घर कौन सा है? छठा घर। सिक्स्थ हाउस इज द फिक्स्ड हाउस ऑफ, पक्का घर ऑफ केतु। ठीक है। अब बात आती है केतु क्या है? केतु इज डिटैचमेंट। केतु हमें डिटैच करने आया है। केतु जो प्लैनेट है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, कंफ्यूजन का प्लैनेट है। और ये प्लैनेट जो है ये स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। लाल किताब के अनुसार केतु जो है हमारी पुत्र संतान को बताता है। केतु टेल्स अस अबाउट आवर मेल चाइल्ड। केतु इंट्यूशन है, केतु मूवमेंट है, और ये हमारी पुत्र संतान है। केतु के जो मित्र प्लैनेट है वो है शुक्र और राहु। एनिमी प्लैनेट जो है वो है चंद्रमा, मंगल और सूर्य। और केतु के जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर, सैटर्न और केतु तो है ही, तो यहाँ ये मिस्टेक हुई है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारे 12 घर हैं। और ये हमारे 12 घर के पक्के घर किस किस प्लैनेट के हैं हमने वो समझे। हमने हर घर का कारकत्व समझा, हमने हर घर का सिग्निफिकेंस समझा कि कौन सा घर कुंडली में क्या बता रहा है। आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ आई होगी और यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। परफेक्ट। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज, जो हम मैं आपके साथ, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग इन वन डे, वो संभव नहीं है। अभी हमने इतना समझा, अब मैं आपको आगे की पूरी गणना समझाऊंगी और ये समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो आइए इसको भी हम समझते हैं। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ यहाँ पर। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। हमें हर प्लैनेट कैसा काम कर रहा है ये हम समझ सकते हैं जब हम हर प्लैनेट को डीपली पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको सूर्य समझाऊंगी कि सूर्य हमारी कुंडली में कैसा है और कैसे परिणाम दे रहा है, ये हम कैसे समझेंगे। 9 प्लैनेट्स हैं, क्योंकि लाल किताब बहुत सारी चीजों पर चलती है। सबसे पहली चीज, अब प्लैनेट कौन सा कहाँ बैठ के क्या कार्य कर रहा है। दूसरी चीज, हमारे प्लैनेट की दृष्टियां जो कि वैदिक से अलग है, पारशी ज्योतिष से ये दृष्टियां अलग होती है। ठीक है। उसके बाद जो है हमें ये भी समझना होगा कि इसमें ऋण होते हैं, हम वो समझते हैं। मगर ये इतना सिंपल कंसेप्ट है कि आप स्टार्टिंग से ही, अगर इसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप छोटे छोटे वाव प्रिडिक्शंस खुद कर सकते हैं। आपको समझ आएगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठ के कैसा कार्य कर रहा है। ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है? यस। चलिए, अब जो बात मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई जस्ट टेक अ ब्लैक चार्ट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। वील टॉक अबाउट सन।
आज इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी कुंडली अपने पास रखिएगा, क्योंकि अब आप देखिएगा आपका सूर्य, आपके जानने वाले जो भी आपके पास चार्ट्स हैं उसमें सूर्य किसका कहाँ है और उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, इसको हम कैसे समझ रहे हैं। मैं कुछ कुछ आपको कोशिश करूंगी कि मैं जो है आपको धीरे धीरे आई जस्ट स्टार्ट गिविंग यू सम रेमेडीज ऑल्सो। क्वेश्चंस में एंड में लूंगी ललित जी, ठीक है। वी जस्ट फिनिश इट अप एंड देन आई टेक योर क्वेश्चंस। फिर भी कुछ अर्जेंट आपको लगता है कि आपको जानने की जरूरत है तो आप जो है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सूर्य क्या है। सूर्य क्या बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य नौकरी के बारे में बताता है, सूर्य हमारे अपने बारे में बताता है, हम स्वयं कैसे हैं। सूर्य हमारा राज दरबार, मतलब हम हमारा जो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम हैं, जैसे मैंने बताया लीडरशिप। सूर्य जो है मान सम्मान के बारे में बता रहा है। सूर्य हमारे जो है हमारे शरीर के बारे में बता रहा है। और सूर्य जो है वो कुल मिलाकर हमारी हमारा हम कैसे हैं, हमारी ऊर्जा कैसी है, इसके बारे में बता रहा है। तो हमारी नौकरी के बारे में अगर हमें जानना है तो हम सूर्य को देख सकते हैं। हमें अपने बारे में जानना है, हम सूर्य को देख सकते हैं। और आ, अगर सूर्य जो है किसके साथ है, मतलब हमें सूर्य को देखकर हम अपनी गणना कर सकते हैं। ललित जी, जैसे आपने पूछा कि 3 प्लैनेट एक साथ होंगे तो वो कंजंक्शन में आ जाते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे चार्ट्स आपको मिलेंगे जहां 3 या 5 प्लैनेट भी एक साथ बैठे हुए मिलेंगे। तो पहले हम एक एक प्लैनेट का कार्यतत्व पढ़ते हैं कि एक प्लैनेट कहाँ बैठ के कैसे काम करेगा। हमें इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। देखिए मैं ये चीज यहाँ पर अभी भी कह रही हूँ। देखिए लग्न कुंडली, अभी मैं हाँ ये भी क्लियर कर देती हूँ, किसी ने एक सवाल पूछा बड़ा विशेष है, अभी मैं आपके पास आ रही हूँ श्रुति जी आपके सवाल का जवाब देने। मगर इससे पहले मैं एक बात आपको बता रही हूँ, मेरी बात को समझिएगा। आप कभी भी किसी कुंडली को पढ़ते हैं ना, यहाँ मैं विश्लेषण नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू द प्रेडिक्शंस, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड लर्निंग। लर्निंग विल बी डन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लर्निंग हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो आपने समझा, क्यों? क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप में एक एक पॉइंट बता रही हूँ। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक घर में एक प्लैनेट बैठ के क्या कर रहा है, तब तक हम ये कैसे समझेंगे कि वो किसके साथ बैठ के क्या करने वाला है ना। इसी तरीके से हमें एक और चीज समझनी है, ये मैं आपको और बताऊंगी कि हम जो हमें एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं ललित जी की बात को आगे बढ़ाते हुए ऐड करूंगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आपके फ्रेंड के घर में आपको अपने फ्रेंड के साथ अपना घर शेयर करना पड़े, आपको अच्छा लगेगा? खराब? अच्छा लगेगा ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्लैनेट बैठा है वो किसके साथ बैठा है बहुत मैटर करता है। अगर वो मित्र के साथ बैठा है तो वो अच्छी स्थिति में, प्रसन्न स्थिति में है। और अगर हमें हमारे शत्रु के घर रहना पड़ जाए या वो हमारे घर हमारा शत्रु रहने आ जाए तो हम कैसा महसूस करेंगे? ऐसे ही प्लैनेट्स महसूस करते हैं, ऐसे ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? मैंने अभी भी बोला था आदर्श जी, आई एम नॉट मेक डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस करेंगे तो 143 लोग हैं, प्रेडिक्शंस किसको मिलेंगी ये भी मैं बताऊंगी आपको। ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शंस नहीं मिलेंगी, बट किसको मिलेंगी तो भी बताऊंगी। सूर्य के साथ हो अस्त हो तो, ये अस्त वाला जो है ये पारशरी है ना, दिस इज लाल किताब, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, क्या देखना है। लगन, आप लगन देखिए, मगर लगन में भी अगर आप देख रहे हैं तो ये घर पहला है, 1 नंबर होना चाहिए लाल किताब के अनुसार। ये नंबर क्या है? 1। तो आपके पास अगर अपनी लगन कुंडली भी है, आप इस घर को क्या पढ़ेंगे? 1। इसको क्या पढ़ेंगे? 1 के बाद 2। इसको क्या पढ़ेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब मान लीजिए मैं एक कुंडली बना देती हूँ आपके सामने। आई डोंट वांट एनीबडी टू गेट कंफ्यूज्ड एंड प्लीज अवॉइड मेरी, मैं कर्सर से इसको कर रही हूँ तो ये ऐसे ही आएगा। तो सिर्फ उसके मूल पे जाइएगा, जो मैं बना रही हूँ उस पे नहीं, ठीक है। आई नो कि ये बहुत हैफजर्ड है शायद, चलिए फिर भी ठीक है, जस्ट ऑल राइट। अब मान लीजिए कि ये 5 आपकी लगन में, ये 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो आप इसे 5 पढ़ेंगे या 1 पढ़ेंगे? लाल किताब पढ़ रहे हैं तो
एक पढ़ेंगे, कंफ्यूजन क्लियर? सबका क्लियर है कंफ्यूजन? किसने सवाल डाला था उनसे भी पूछ लें। आई हैव, आई कैन नॉट सी। जिस किसी ने भी सवाल डाला था प्लीज जो है ये ध्यान रखिए। देखिए, कुंडली कैसे बनेगी तेजस्विनी जी? डेट ऑफ बर्थ के अलावा टाइम और प्लेस भी चाहिए, ठीक है? श्रुति जी रिपीट कर दूं? हाँ, इसीलिए मैं आप ही को ढूंढ रही थी, आप ही ने सवाल किया था ये। फिर से समझ लेंगे। मान लीजिए आपकी ये लगन कुंडली है, यहाँ पर 5 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। जरूरी थोड़ी है यहाँ 1 लिखा हो, मगर आप उसे इस घर को 1 नंबर ही पढ़ोगे, ठीक है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम हमेशा 1 पढ़ेंगे, बस। जो प्लैनेट है उसे लिखे रहने दीजिए ऐसे ही। प्लैनेट को नहीं छेड़ना है, प्लैनेट से कुछ नहीं सोचना है, ओनली वी हैव टू रीड इट नंबर 1। तो ये नंबर 1 है, तो ये नंबर 2, ये नंबर 3 जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब क्लियर है श्रुति जी? परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य। सबसे पहली बात जो अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं आगे अभी मैं आपको कुछ चीजें इसमें और सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, मगर अभी के लिए जो बातें हम सूर्य के साथ पढ़ने वाले हैं इसको समझते हैं। सूर्य अगर किसी के पहले खाने में हो तो वो क्या परिणाम देगा? पहले खाने का सूर्य मतलब सूर्य कहाँ लिखा है? सूर्य यहाँ लिखा है। सूर्य कहाँ लिखा है? सूर्य इज रिटन इन दी फर्स्ट हाउस, ठीक है? सबसे पहली बात, अब इसको कैसे समझ रहे हैं इसको देखिएगा। पहले खाने में अगर किसी के सूर्य लिखा है तो लाल किताब के अनुसार ये खाना सूर्य का पक्का खाना है। ये तो समझ में आ गया, सबको समझ आ गया था कि सूर्य का पक्का घर पहला घर है, ठीक है? और सूर्य खुद यहाँ बैठ गए आकर। तो इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? उसको सक्सेस मिलता है, वो उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है, क्योंकि ये सूर्य का पक्का खाना है ना, तो ये पूरी एनर्जी दे रहा है यहाँ पर। तो ये ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। ये उसको नाम, वो अपना नाम कमाता है, ठीक है? नौकरी उसकी अच्छी होती है, ठीक है? और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा समझ लीजिए कि इसको ऐसे मानते हैं कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति जो है उसके अंदर ईगो की भी प्रॉब्लम्स होंगी, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि सूर्य तेज होता है ना। सूर्य कैसा होता है? बहुत तेज होता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ईगो इश्यूज भी होते हैं, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के साथ ईगो प्रॉब्लम्स होती है, ईगो इश्यूज होंगे, और उसका गुस्सा भी तेज होगा। मगर ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा करता है, बहुत सक्सेस मिलता है ऐसे व्यक्ति को, अगर सूर्य पहले खाने में बैठा हो। इसका रुतबा होता है, नाम होता है, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई, अब हम इसकी पहचान क्या करेंगे ये भी आपको मैं बताती हूँ। आप अक्सर देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पहले खाने में सूर्य है और उसके सिर पे बाल नहीं है, तो इसका मतलब जो है सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऐस क्योंकि जिन लोगों के बाल कम होते हैं या बाल झड़ते हैं और पहले घर में अगर उसका सूर्य है, तो उसका सूर्य लाल किताब के अनुसार बहुत स्ट्रांग सूर्य है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होता है, शारीरिक रूप से वो अच्छा होता है, और अपनी हेल्थ उसकी अच्छी रहती है, ठीक है? इसमें हम ये भी समझते हैं कि सूर्य जो है जब पहले खाने में होता है तो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी नौकरी करता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। इसको ये भी कहा जाता है कि अगर पहले खाने में किसी का सूर्य हो तो उसके चेहरे पे बहुत तेज होता है, तो जब वो कहीं एंटर भी करता है तो 4 लोग उसको पलट के जरूर देखते हैं। मतलब वो इस तरीके का व्यक्ति बन जाता है, अच्छा होता है, ठीक है? अब ऐसे अब आपको मैं एक पहचान बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि सूर्य अगर जागृत हो, मतलब अगर जो है कोई प्लैनेट हो 7th हाउस में, मतलब सूर्य यहाँ बैठा है और यहाँ पर भी मान लीजिए बुध बैठा है, कोई प्लैनेट हो, तो ये जो है बहुत अच्छे परिणाम देगा। और अगर ये यहाँ पर कोई प्लैनेट ना हो तो इस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि इसको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। जितनी जल्दी शादी करेगा उतनी जल्दी उसका 7th हाउस एक्टिवेट होगा, और उतना ही नाम शोहरत सक्सेस उसको मिलेगा। बात समझ आई सबको क्या हुआ? नहीं आई? कितने लोगों को समझ आई मेरी बात? एले लगना होता है श्रुति जी, सिर्फ आप प्लैनेट देखो बेटा, प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है, बस। सूर्य बैठा है, जिसका होगा फिर बताइएगा कि जितनी बातें मैंने कही वो जो है
नहीं बैठा तो जहां बैठा है आज वो देखना, सूर्य कहाँ बैठा है सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है? समझ में आया, वेरी नाइस रमन जी, थैंक यू। रिपीट कर दूं? पहला खाना सूर्य का पक्का खाना है, ये बात समझ आ गई? तो सूर्य यहाँ पर प्रबल हो जाता है। प्रबल होने का मतलब ये है कि सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देता है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। अभी तीसरे खाने पे आऊंगी, आईफोन के नाम से, आप जो कोई भी है थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देता है। पहचान क्या है? अगर व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं या उसके सिर पे बाल कम है तो समझ जाइए सूर्य बहुत प्रबल है। ठीक है? सूर्य चेहरे पे तेज है और अपनी बात को बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है, एक लीडर के समान होता है, सक्सेस मिलता है, शारीरिक रूप से अच्छा होता है, नौकरी अच्छी होती है उसकी, मान सम्मान उसको मिलता है, तो सूर्य बहुत अच्छा है। ठीक है? और अगर ये बात मैं फिर कह देती हूँ, अगर इसके सामने अभी हम ना ये समझेंगे कि जागृत कैसे होता है, क्या है। ये अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है और ये घर खाली है। पहले खाने में सूर्य बैठा है और सातवां घर खाली है, तो ऐसे व्यक्ति को 22 से 25 साल की उम्र तक शादी कर लेनी चाहिए। इसका सूर्य जागृत हो जाएगा, इसको नाम शोहरत पैसा सब कुछ देगा। सिर्फ बुध नहीं, कोई भी प्लैनेट बैठा हो, वो तो बुध मैंने ऐसे ही आई जस्ट रोट इट टू गिव यू एन एग्जांपल। कहने का मतलब ये है कि या तो यहाँ कोई प्लैनेट बैठा हो, और अगर यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो रेमेडी क्या है? अर्ली मैरिज, जल्दी शादी कर। दूसरी रेमेडी बताऊं आपको? बताऊं? दूसरी रेमेडी ये है कि ऐसे व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए। वीनस, गाय क्या है? शुक्र का प्रतीक है, तो किसकी सेवा करे? गाय की सेवा करे। ठीक है? अगर पहला खाली है, दूसरा खाली, सातवां खाली, तो अभी परेशान मत होइए, अभी सूर्य पड़ रहे हैं, अभी देखिए सूर्य कहाँ आ रहा है। ठीक है? देवेंद्र जी, लाइफ क्यों सेटल नहीं हुई? क्योंकि आप देखिए आपके कितने सारे प्लैनेट्स हैं फर्स्ट हाउस में, उसमें फिर ये चेक करिए सूर्य के कितने मित्र हैं। आपने ये लिखा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए कहाँ गया आपका मैसेज। ये डीओबी टाइम प्लेस तीनों के हिसाब से है। अभी आपने लिखा था आई मिस्ड योर मैसेज देवेंद्र जी। आपने कुछ ज्यादा प्लैनेट्स बताए हैं ना आपके फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस में कौन कौन है? सिर्फ सूर्य है नहीं है ये मैटर करेगा। ठीक है ना? ये सिर्फ सूर्य की गणना है। ठीक है? दिस इज ओनली सन। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। हाँ श्रुति जी, तो आप सेवेंथ हाउस पढ़ोगे ना, आप फर्स्ट हाउस थोड़ी पढ़ोगे सूर्य। अब देखो, मैं लिखती जा रही हूँ इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। अब सूर्य किसी के दूसरे खाने में आ जाए, है किसी का यहाँ पर सूर्य दूसरे खाने में? सन इन दी सेकेंड हाउस नहीं है? चलिए, जिसके हो ध्यान दीजिएगा, और जिसके नहीं है कोई बात नहीं, किसी और के काम आ जाएगा, इसीलिए नोट करते चलिएगा। ठीक है? तो दूसरा खाना क्या है? कुटुंब। ठीक है? दूसरा खाना क्या है? हमारा अपना घर। ठीक है? हमारा अपना घर का मतलब क्या है? चैट किसी को भी शो नहीं हो रही, चैट सिर्फ मुझे शो हो रही है, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है इसीलिए नहीं उसको ऑन किया है। ठीक है दीपिका जी? अब ये है दूसरा खाना क्या है? दूसरा खाना है हमारा कुटुंब, दूसरा खाना है धन। ठीक है? अब इसकी पहचान मैं आपको बता रही हूँ, और इसका क्या गणना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे समझ लीजिए, जब सूर्य किसी के दूसरे खाने में होते हैं, तो और किसी के घर में पेटर्नल मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़े चल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड झगड़े चल रहे हो या स्त्री से रिलेटेड झगड़े चल रहे हो, तो सूर्य खराब परिणाम दे रहा है। अब आप लोगों में से जितने जितने लोगों ने यहाँ लिखा कि सूर्य सेकंड हाउस में है किसी के घर में प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम, या जो है फैमिली में फीमेल से रिलेटेड झगड़े चल रहे हो, तो सूर्य अगर चल रहे हैं तो सूर्य खराब परिणाम दे रहा है, और नहीं चल रहे हैं तो बढ़िया, सूर्य सही परिणाम दे रहा है। ठीक है? तो ये इसका इसका जो है सिम्टम है, इसे हम ऐसे पहचानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो है फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जो है सूर्य ये खराब है। ठीक है? अब सूर्य जो है अच्छा होगा तो क्या करेगा? सूर्य अगर सेकंड हाउस में अच्छा होगा, तो व्यक्ति जो है अपने घर में उसकी बात सुनी जाएगी। अब बताइए, आपकी बात सुनी जाती है घर में? आपकी बात का मतलब उस, क्योंकि सूर्य क्या है ना, सूर्य में तेज है, तो सूर्य जो बात कहेगा, जो व्यक्ति बात कहेगा उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कविता जी लिख रही हैं प्रॉपर्टी के झगड़े हैं,
सौम्या जी दिख रही है, यस। अब देखिए, अगर अब आपको कविता जी इसकी रेमेडी दूं, क्योंकि किसी ने लिखा था तो मैंने रेमेडी नहीं दी। सेकंड हाउस सूर्य हो, नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। आप किसी की कुंडली में जब सेकंड हाउस में सूर्य देखेंगे, मैं इसका कारण भी बता दूंगी, मगर आप कंफ्यूज ना हो तो बताऊंगी। सेकंड हाउस जो है 2 नंबर है, 2 नंबर होती है शुक्र की राशि, वृषभ राशि। तो सूर्य किसके, अगर सूर्य खराब होगा तो किससे रिलेटेड झगड़े होंगे, किससे रिलेटेड होंगे, वाइफ से, फीमेल से। ठीक है, और समझिए, सेकेंड हाउस में जब सूर्य है तो सूर्य ये क्या है, फैमिली, फैमिली में डिस्प्यूट्स करा देगा। किसकी वजह से, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, बात समझ आई। लॉजिकली अगर आप समझोगे तो इसको ऐसे समझोगे, और अगर कंसेप्चुअली मैं अभी नहीं समझा रही हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि स्त्री के कारण झगड़ा होना कुटुंब में, या घर में स्त्री परेशान हो, या फिर जो है दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति जो है उसके घर में प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो। तो इसका उपाय क्या है ये भी मैं बता रही हूँ। तेल लीजिए या बादाम लीजिए। ठीक है, तेल या बादाम, कोई भी एक चीज ले लीजिए और धर्म स्थल में देना है इसको। किसी भी धर्म स्थल पे तेल या बादाम आप दे सकते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज खत्म होंगे। और जिसका सूर्य अच्छा है उसकी बात घर में सुनी जाएगी, जिसका सूर्य अच्छा है उसकी बात को वेटेज मिलती है। ठीक है, वो कुटुंब में, अपने घर में एक इम्पोर्टेंस रखता है। यहां तक बात समझ आई, क्लियर है? बहुत सुंदर। चलिए, सूर्य तीसरे खाने में पड़ेंगे। ऑयल सरसों का दीजिए। ठीक है, तीसरे खाने में सूर्य को अगर हम पढ़ते हैं तो तीसरे खाने में सूर्य क्या है, पक्का घर किसका है, तीसरा खाना बताइए, मैंने लिखवाया है किसका पक्का घर है तीसरा खाना। चेतना जी, पक्का खाना मरकरी का नहीं है। तीसरा खाना जो है पक्का खाना है मंगल का। आप वैदिक पे पहुंच गए। मरकरी आपने देखा 3 नंबर, 3 नंबर राशि बुध की है, नहीं, मंगल का पक्का खाना है। लाल किताब पे रहिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तीसरा खाना पक्का खाना है मंगल का, और मंगल कौन है, भाई। मंगल कौन होते हैं लाल किताब के अनुसार, भाई। ठीक हो गया ना। यहाँ पर सूर्य प्रबल होता है, नेक सूर्य, अच्छा सूर्य माना जाता है इसको। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को कभी निर्धन नहीं होने देता। देवेंद्र जी, आप पारशरी ज्योतिष पे आ गए। लगन सैगिटेरियस है, सूर्य बुध सप्तम भाव में है देवेंद्र जी। ये लाल किताब है, ये सैगिटेरियस लगन पर नहीं चलती है। यहाँ एक ही लगन होता है, वो है मेष, 1 नंबर। अगर खाली हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ अभी सूर्य देख रहे हैं। ठीक है आबाजी, वो फिर आगे का कंसेप्ट है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए देवेंद्र जी, सिर्फ अभी सूर्य पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने फिर कहा, एनालिसिस करवाएंगे तो एनालिसिस की क्लास तो है ही नहीं है, ये समझने की क्लास है, एनालिसिस। देखिए फिर तो आपको मेरी जरूरत क्या है, आप आराम से एप्स खोलिए, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लीजिए, वो आपको खूब अच्छी गणना दे देगा। ठीक है ना, सेटल क्यों नहीं है उसका सिर्फ एक कारण, आप जो है क्योंकि आप वैदिक के अनुसार बात कर रहे हैं ना। ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी स्मिता जी। ठीक है, थर्ड हाउस का सूर्य, मैं फिर बता रही हूँ, व्यक्ति जो है कभी भी निर्धन नहीं होता है। उसके पास किसी ना किसी तरीके से धन जो है वो आता है, अर्जित करता है। अब इसमें और अगर आप ये समझ लीजिए, तीसरे खाने में अगर सूर्य जो है हो और व्यक्ति के पास धन ना हो, तो कहीं ना कहीं वो अपना कैरेक्टर नहीं मेंटेन कर रहा है, उसका कैरेक्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। अगर किसी के पास, ऐसा समझ लीजिए कि धन नहीं है और तीसरे खाने में वो सूर्य लेकर बैठा है, वो अपना कैरेक्टर नहीं मेंटेन करेगा, अगर अपना कैरेक्टर खराब कर लेगा तो उसको धन की समस्या आएगी। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो उसे कभी धन की समस्या नहीं है। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब है तो उसको, उसका मतलब क्या है, उसका कैरेक्टर खराब। ऐसे में क्या करते हैं, रेमेडी क्या है, अच्छा आचरण रखें,
अच्छा कैरेक्टर रखे। और ऐसे में क्योंकि ये घर जो है बुध का है, जैसे अभी पारसी ज्योतिष के हिसाब से सबने बताया ये बुध का घर है, तो यहाँ पर बुध की रेमेडी करते हैं। एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपके कभी किसी के काम आ जाए। सबको हालांकि इसके बारे में शायद नॉलेज भी होगी। हरी मूंग की साबुत दाल भिगोए, हरी मूंग की साबुत दाल भिगोए और उसे अगले दिन कबूतर को खिलाए। इससे बुध अच्छा होता है। तो बुध अच्छा होगा तो यहाँ पर अच्छा परिणाम मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात। इसके बाद आता है सूर्य चौथे खाने। अब देखो अनिल जी, आपने लिखा सूर्य इन फोर्थ हाउस। अब पढ़ो पहले आप सूर्य क्या है फोर्थ हाउस में। फिर आपने तुरंत लिख दिया सूर्य जो है शनि के साथ है। अभी मैंने एक चीज बताई थी, सूर्य शनि क्या है? बताइए सूर्य शनि क्या है? फ्रेंड्स है, एनिमीज है, बिटर एनिमीज। तो ये खाना तो डिस्टर्ब हो गया ना, है ना। सूर्य शनि बुध फादर सन, यस, ऐसे भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए सूर्य चौथे खाने में पहले देखते हैं। सबसे पहली चीज, सूर्य चौथे खाने में हो तो व्यक्ति को अपनी नेटिव प्लेस पे रहकर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कर सकते हैं प्रियंका जी। ये जो मूंग की दाल का उपाय है ये व्यापार भी बहुत अच्छा करता है, ये क्योंकि बुध जो है बिजनेस का भी कारक होता है, तो ये व्यापार में भी मदद करता है। ठीक है, सूर्य चौथे खाने में हो तो व्यक्ति को अपने घर के पास रहकर काम नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाके कार्य करता है, नेटिव लैंड से दूर जाएगा। और अगर सूर्य खराब है, अगर जैसे सूर्य शनि के साथ है तो सूर्य खराब हो गया ना। ठीक है, तो अगर सूर्य खराब है तो माता को कष्ट मिलता है, बहन को कष्ट मिलता है। ठीक है, अगर सूर्य खराब हो जाता है तो इट गिव्स प्रॉब्लम टू मदर। मदर को प्रॉब्लम क्यों मिलेगी? ये घर किसका है? घर किसका था ये? 4 नंबर चौथा घर माँ का, मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो किसको कष्ट देगा? माँ को कष्ट। ठीक है। अच्छा सूर्य होगा अगर चौथे खाने में जो है अच्छा सूर्य है तो ये भाग्य को चमकाता है, अच्छा भाग्य लेकर आता है। ठीक है, तीसरे खाने का भी एक चीज लिखिएगा, ये मैंने मिस कर दी। अगर अच्छा सूर्य है तीसरे खाने में तो ये छोटे भाई बहन की बहुत मदद करता है, क्योंकि मंगल का घर है ना तीसरा खाना। देखिए अब इसे ऐसे समझिए, लॉजिकली समझिएगा। मैं इसको 1 मिनट ये वाला पॉइंट पहले आपको क्लियर करके फिर यहाँ ऐसे समझ लीजिए। बुध जो है, बुध जब हमने पढ़ा, बुध बहन बेटियां भी होती हैं। बुध जो है वो कौन होती है? बहन और बेटियां। 3 नंबर बुध की राशि होती है अगर हम पारशरी ज्योतिष के हिसाब से बात करें। और ये एक पक्का घर किसका होता है? मंगल का। दिस इज दी पक्का घर ऑफ मार्स। ये तो हमने पढ़ा। अब यहाँ बैठा सूर्य क्या कर रहा है? यहाँ बैठा सूर्य छोट बहन को और भाई को तार रहा है। ये बहुत अच्छा है अपने भाई बहनों के लिए। ठीक है, अब ये आपको देखना है। देखो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक एक चीज पे अगर हम ऐसे बात करेंगे। अभी किसी ने लिखा सूर्य फोर्थ हाउस जुपिटर मरकरी राहु। अब देखो, अब मैं हालांकि इसका जवाब दे देती हूँ, आकांक्षा अग्रवाल जी। सूर्य फोर्थ हाउस में जुपिटर मरकरी एंड राहु, सबसे पहले सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु राहु। सूर्य बैठ गया राहु के साथ, कष्ट देगा। क्यों? ग्रहण लगा रहा है। बताइए कितने लोग मेरी बात समझ पाए? मैं लिख देती हूँ यहाँ। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं तो कह के चली जाऊंगी अपनी बात, आपको कितनी बात समझ आ रही है वो विशेष है। उन्होंने बताया सूर्य, राहु, बृहस्पति और बुध, ये 4 ग्रह यहाँ बैठे। मैं एक्चुअली सबको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ये करके हम कंफ्यूज और होंगे। बट फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। आप कुछ मत देखो बेटा, सबसे पहले सूर्य देख रहे हो ना, सूर्य राहु को देख लो एक साथ। सूर्य राहु एक साथ बैठ गए तो क्या हुआ? ग्रहण लग गया। मतलब सूर्य डिस्टर्ब हो रहा है, और सूर्य हम खुद हैं, हमें कष्ट दे रहा है। बताइए आकांक्षा जी, सूर्य कष्ट दे रहा है, राइट? आकांक्षा जी, आप ही से सवाल है।
मतलब आपको परेशानी देता है, इंस्टेबिलिटी देता है, या तो नौकरी में इंस्टेबिलिटी देगा या आपको हेल्थ में इंस्टेबिलिटी देगा, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम देगा। यस, देयर इट इज। ठीक है बेटा, इसको सीधे सीधे आप समझ सकते हो, आपको इतना लॉजिक, इतना आसान है लाल किताब ज्योतिष, वो आप तुरंत पकड़ लोगे कि कहाँ परेशानी है। सूर्य खराब हुआ मतलब आपको कष्ट मिल रहा है। आपके साथ क्या क्या जुड़ गया सूर्य से? आप खुद, आपकी नौकरी, या तो आपको परेशानी देगा या फिर आपकी नौकरी को परेशानी देगा। ठीक हो गया? और क्या खराब करा? चौथा भाव, घर के सुख में भी परेशानी, डिस्टर्ब कर देगा। ठीक हो गया? बात समझ आई? सूर्य कैसे अच्छा है कैसा बुरा है, यही तो इतनी देर से समझा रही हूँ। पहले आप घर पे लिखिए और अपनी कुंडली पे लगा के देखो। सिर्फ सूर्य को लगाओ, अभी ज्यादा मत इधर उधर भागो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लोगे। अब मैं किसी का मैसेज नहीं लूंगी कि कितने कितने प्लैनेट कहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने पॉइंट से चलूंगी, नहीं तो दो चार लोगों को समझ आएगा, बाकी सारे ब्लैंक हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। हाँ, मेरे को वैदिक की क्लास में सारे स्टूडेंट्स टोकते हैं, सब क्वेश्चन पूछते हैं तो इधर से मैसेज डालते हैं, मैडम मत लीजिए कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे। ठीक है? आ रहे हैं राजेश जी, पहले चौथा भाव कंप्लीट कर ले, फिर छठे पे भी आ रहे हैं। ठीक है? सूर्य चौथे भाव में हो, और एक और चीज नोट कर लीजिएगा, किसी का हो तो बता भी दीजिएगा, सूर्य चौथे में हो, बृहस्पति 10वें भाव में हो, तो ये जो है भाग्य को चमका देता है। ऐसा है ना। अनिल जी, आपने जो सवाल लिखा है, बाइज्जत मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जो है यहाँ से लीव कर लीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कभी ये बात नहीं कहती हूँ, मगर यहाँ कहना मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजी की क्लास में है सर, सम्मान बड़ा विशेष होता है यहाँ पर ऊर्जाओं का, और अगर आप प्लैनेट्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जुआ जीतने के लिए एस्ट्रोलॉजी करना है तो हम ही ना जुआ जीत के बैठ जाए यहाँ पे। इतना हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना आसान होता है क्या? पहले रिस्पेक्ट लेके आइए विद्या के लिए, सम्मान बहुत जरूरी है सर। और आप परेशानी पता है क्या है, जब हम लोग इन चीजों में आते हैं ना तो फिर हमारा भी मन बड़ा पीड़ित होता है, बहुत दुख होता है जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं। आप, मेरी तो वन टाइम फीस ही नहीं है, आप छोड़ दीजिए अनिल जी, मैं तो कंसल्टेशन भी बहुत सोच के लेती हूँ, ऐसे नहीं लेती हूँ। और विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रही हूँ मैं ये बात। आप चलिए। सूर्य को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अब मैं आपको इसका लॉजिक भी समझा रही हूँ, इसका लॉजिक भी समझेंगे। अनिल पिराजी धनवंते, मैंने नाम पूरा बता दिया टीम आपको। ठीक है? शॉर्टकट्स पे कभी जिंदगी नहीं चलती है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और अगर एस्ट्रोलॉजर जो है यही सब, सॉरी की बात नहीं है सर, सॉरी तो मैं आपसे क्षमा मैं मांग रही हूँ, क्योंकि विषय बहुत जो है ज्ञान का है। सट्टा ये सब चीजें सर, ये जो है बड़ा खराब साउंड करता है कि आप जो है लॉटरी, व्हाट डू यू मीन बाय लॉटरी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। चलिए, आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट प्लीज। देखिए, सूर्य को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बृहस्पति के उपाय करते हैं। क्यों करते हैं इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, चौथी जो राशि होती है, इसमें बृहस्पति जो है वो एग्जॉल्ट कर जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य है, अगर उसको अच्छा रखना है तो हम बृहस्पति के उपाय करते हैं। तो अब बृहस्पति होते हैं गुरु, जिनका बड़ा सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दो उपाय बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, व्यक्ति को कहिए गोल्ड की चेन पहने, और अगर वो गोल्ड की चेन नहीं पहन सकते हैं तो वो पीला धागा पहने, इनका सूर्य प्रबल होगा, अच्छे परिणाम देगा। ठीक है? दूसरी चीज, पंडित जी को पीले रंग के वस्त्र बृहस्पतिवार वाले दिन ये दान करें, देकर आए। मंदिर में जाएं, धर्म स्थल पर जाएं और पंडित जी को लाल रंग, वो सॉरी, पीले रंग के वस्त्र दान करें। यहां तक बात समझ आई? क्लियर है? चलिए, अब आता है सूर्य पंचम भाव में। किसी का है सूर्य फिफ्थ हाउस? ये साथ साथ ये भी बताया कीजिए आप लोगों का में से किसका है। अरे वाह, बहुत सारे लोगों का है, वेरी नाइस। अब देखते हैं, अब देखिएगा, आप अपने उस पर लगाकर देखिए कितना आपके साथ ये चल रहा है। देखिए, पांचवा घर पक्का खाना है जुपिटर का, बृहस्पति का पक्का खाना है, यही पढ़ा हमने। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है?
तो अब देखिए किस किस के में है। यहाँ पर सूर्य जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, मगर यहाँ पर क्या करते हैं, सूर्य इंसान को अत्यंत क्रोधी भी बना देते हैं, गुस्सा बहुत आता है। बताइए कितने लोगों को गुस्सा आता है? फिफ्थ हाउस सन। हाँ, गुस्सा आता है ना, यस। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को क्रोधी बनाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार के अगेंस्ट जाके मौज मस्ती भी खूब करता है, बेफालतू में गुस्सा आता है। ठीक है। मगर ऐसे व्यक्ति को राज्य से विशेष लाभ मिल सकता है। ठीक है। ऐसे लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है। ऐसा समझ लीजिए कि फिफ्थ हाउस सूर्य बहुत अच्छी विद्या देता है। हाँ, बेटा जब प्लैनेट्स होते हैं ना साथ में, तो फिर वो युतियां हो जाती हैं, युतियों में फिर सबका इफेक्ट आता है, फिर हम ये भी देखते हैं कि कैसा है, मतलब हाउ इट इज। ग्रेट सौम्या जी, वेरी नाइस। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये भी कॉम्बिनेशन चेक कीजिएगा अगर किसी का है। सूर्य इन फिफ्थ हाउस एंड सैटर्न इन थर्ड हाउस। सूर्य पंचम भाव में और शनि तीसरे भाव में, किसी का है? एनीवन? सुदीप जी, इट डिपेंड्स कि और कौन सा प्लैनेट उसके साथ है। ठीक है। और पहले खाने में क्या है सुदीप जी, अब आपसे ही जानना चाहूंगी, पहले खाने में क्या है ये भी बताइएगा। क्योंकि आपको अगर मैं सही बात बोलूं, तो लीगल मैटर्स जो है वो हमारा छठा भाव है। ठीक है। लीगल मैटर्स इज अ सिक्स हाउस। हमें ये भी देखना है कि कहाँ है। और मैंने एक चीज और कही है, मिल सकता है। ठीक है। मिल सकता है का मतलब ये होता है अगर सूर्य अच्छा होगा तो। ठीक है। और सूर्य अगर खराब होगा तो फिर कष्ट भी देता है। और किस तरीके का कष्ट देता है यही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरे भाव में अगर शनि है और पंचम भाव में सूर्य है, तो संतान होने में परेशानी होती है, आर्थिक संकट आते हैं। ठीक है। व्यक्ति दुखी रहता है। सूर्य अगर पंचम भाव में हो, अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, लगातार गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स दे रहा हो, या बहुत तेज गुस्सा अगर किसी का है और उसको लग रहा है उसकी जो है गुस्सा उसको प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो इसका एक उपाय भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज है, सूर्य यहाँ बैठ के खराब परिणाम दे रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है बंदरों की सेवा करनी चाहिए। और स्पेशली लाल मुंह वाले बंदर को जो है उसको खिलाना चाहिए। गुड़ चना खिलाएं तो ये अच्छे परिणाम देता है। सौम्या जी, ये जो मैंने कहा है ना, तीसरे भाव में शनि और सूर्य पंचम भाव में, देखिए लाल किताब कुछ ऐसे हमें गणनाएं देती है कि ये प्लैनेट यहाँ बैठा और ये प्लैनेट यहाँ बैठा, ये कॉम्बिनेशन बना तो ऐसा होगा। ठीक है। तो आप जो है सिर्फ उसको दे दीजिए, बंदर को दे दीजिए, है ना। गुस्से के लिए भी यही रेमेडी, सेम, बंदर की सेवा। ठीक है, उसे फीड करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सूर्य इन सिक्स हाउस, सन इन सिक्स हाउस। सूर्य अगर छठे भाव में हो, तो ये पक्का घर है केतु का। ठीक है। ये पक्का घर केतु का है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, हठ धर्मी राजा। इसको बोला जाता है, लाल किताब में इसे कहते हैं हठ धर्मी राजा। फर्स्ट हाउस अगर ब्लैंक है, मेरे को एक्चुअली ना देखिए सुदीप जी, इसके साथ कोई बैठा है, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, सब चीजें देखनी होती है। फिर अगर पहले खाने में कोई बैठा होता तो मैं आपको जवाब दे देती सुदीप जी। इसीलिए पूछा था क्योंकि पहला खाना सूर्य की जड़ है। मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठ जाए तो सूर्य खराब हो जाएगा, ये भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। कोई बात, अगर कोई खाना ब्लैंक है तो उसकी गणना नहीं हो रही है अभी, है ना। फिर मैं अपनी पॉइंट पे आ रही हूँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो, एक साथ आप सब कुछ क्यूमुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये सिर्फ आपको मैंने इतना बताया कि सन आप देखो, अगर यहाँ बैठा है आप देखो कितना आप रेजोनेट कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं, अपनी जिद के कारण व्यक्ति बार बार नौकरी छोड़ता है।
अगर सूर्य छठे खाने में बैठा होता है, व्यक्ति जो है हठ धर्मी राजा की तरह बिहेव करता है और अपनी जिद के कारण बार बार नौकरी छोड़ता है। छठा भाव हमारी नौकरी को भी बताता है। और इसकी एक पहचान है, फादर और सन दोनों लोग एक ही जगह काम नहीं कर पाते। अगर एक साथ काम करेंगे तो, अगर एक सा काम फादर और सन दोनों करेंगे, पिता पुत्र एक ही सा काम करेंगे, तो एक ही को सक्सेस मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर सिक्स हाउस में सूर्य हो तो, ठीक है। अपनी जिद के कारण बार बार नौकरी छोड़ेगा। और पिता पुत्र अगर साथ में रहे, एक ही कार्य में रहे, तो दोनों में से एक ही को काम अच्छा, एक ही का काम अच्छा चलेगा। तो दोनों को अलग अलग काम करना विशेष है। सेवेंथ हाउस में सूर्य राहु, बबू जी भी तो मैं सेवेंथ हाउस पे आई नहीं, मगर एक आप खुद बताइएगा, सेवेंथ हाउस में सूर्य राहु विवाह का क्या स्थिति है। बस आपका जवाब यहीं से मिल जाएगा। अभी मैंने बताया सूर्य का सबसे बड़ा एनिमी राहु है, जहां बैठेगा वहां ग्रहण लगाएगा। सूर्य भी खराब कर रहा है, ठीक है, आपको भी कष्ट दे रहा है। अमिताभ बच्चन हो सकते हैं। चलिए। सूर्य छठा खाना, एक बार व्यक्ति का, इसमें ये भी हम समझते हैं, एक बार व्यक्ति का बहुत बुरा समय आएगा। ये भी इसमें बताया गया लाल किताब में, कि व्यक्ति का एक बार बहुत बुरा समय आता है। इसमें ये भी कहते हैं कि मांग कर खाने की नौबत आ जाती है उसकी जिंदगी में। एक बार उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा अगर खराब है सूर्य, तो नर संतान जो है होने से के बाद जो है नर संतान होने में कष्ट होता है। और अगर अच्छा है तो नर संतान होने के बाद जो है भाग्य उदय होता है, भाग्य तेज हो जाता है। यहाँ पर जो रेमेडी बताई जाती है वो भी बुध की ही बताई जाती है, जिसमें ये कहते हैं कि क्योंकि लोग जो है ना, यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जितना लोग आपकी बुराई करेंगे उतना आपकी ग्रोथ होगी। अगर सूर्य छठे खाने में हो, जितना कोई आपकी बुराई करेगा उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को फिर एक बात कह रही हूँ यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि एक एक चीज जो है, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जोड़कर हम देखते हैं, ये सिर्फ एक पार्ट है उसका, ठीक है। अब आप कितना रेजोनेट कर पाते हैं ये आपके ऊपर है ना। हम तो आगे अभी, क्योंकि दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, कि सूर्य यहाँ बैठ के ऐसे कार्य कर रहा है, ठीक है। अब आता है सूर्य इन दी सेवेंथ हाउस, मतलब मेल चाइल्ड होने के बाद ग्रोथ होगी। सूर्य सप्तम भाव में होगा, तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं ये सूर्य स्पाउस को चमकाएगा। ये सूर्य जो है, जो स्पाउस है उसको चमकाएगा। किसका पक्का खाना है ये? बुध का और शुक्र का, ठीक है। सूर्य मंगल बुध इन दी सेवेंथ हाउस। देखिए, सेवेंथ हाउस सिर्फ सूर्य पढ़िए पहले, डिंकी जी, है ना। तो सूर्य जो है, आप ऐसे समझो, सेवेंथ हाउस में अगर आ गया तो जो है व्यक्ति को उसकी किस्मत जो है, उसके स्पाउस की किस्मत अच्छी होगी, स्पाउस डोमिनेटिंग होगा। सूर्य डोमिनेट करता है ना, तो स्पाउस कैसा होगा? डोमिनेटिंग होगा, अपनी बात बहुत क्लियर कहने वाला होगा, निडर होगा, ठीक है। और ऐसे भी समझ लीजिए, अब यहाँ पर मान लीजिए, अब मैं ना आपको इसको लॉजिकली समझा रही हूँ, अब आप कितना इसको समझ पाते हैं ये, क्योंकि ये चीजें हम जब सीरीज से पढ़ेंगे आपको सब समझ आएंगी। अभी के लिए ये हम इसीलिए एक ही ग्रह पे बात करते हैं, क्योंकि एक ग्रह पे जब आप बात करते हो तो एटलीस्ट कुछ तो आपको समझ आता है, ठीक है। और अब मैं आपको जो चीज समझा रही हूँ उसको आप समझना, अगर समझ पाते हैं तो। मान लीजिए यहाँ राहु बैठ जाए, अब इसको समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझिएगा। राहु यहाँ बैठा तो सूर्य की जड़ को खराब कर देगा, क्योंकि राहु क्या है? सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात समझ आई सबको? राहु लगन में बैठ के सूर्य की जड़ खराब कर देगा, मतलब सूर्य जहां बैठेगा वहां पीड़ा देगा। सबसे सीधी सीधी गणना आप समझ लो। अगर लगन में राहु आ गया, मतलब एक नंबर में राहु आ गया पहले खाने में, तो पहला खाना सूर्य का था। सूर्य और राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है,
तो इसने क्या लगाया, सूर्य को ग्रहण लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब सूर्य को ग्रहण लगा तो क्या हुआ, सूर्य जहां बैठेगा वहां कष्ट देगा। कहाँ बैठा है सूर्य, यहाँ पर सप्तम खाने में। सप्तम खाने का मतलब क्या है, सबसे पहले पत्नी, पत्नी से पीड़ा, स्त्री का सुख खराब। ठीक है, और क्या कर रहा है, पत्नी का सुख कम कर रहा है और करियर चौपट कर, करियर में भी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि सूर्य हम खुद है। अब आपको बात समझ आ रही है कैसे आप इसको देख रहे हो। ऐसे ही अगर राहुल लगन में बैठे, अभी मैं आपको सारे घर बताऊंगी, ठीक है। सूर्य शनि की युति भी अच्छी नहीं होती है, सूर्य शनि शत्रु है गोखले जी। आप लोग ना मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पता है यहाँ क्या हो रहा है कि आप में क्यूरोसिटी होना अच्छी बात है। आपको मैं बताती हूँ, जब हम वैदिक पढ़ते थे या हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे ना, तो हम टॉपिक पे स्टिक होके पढ़ते हैं। मैं आपको राहु बता रही हूँ, आप पहुंच जाते हो केतु पे, क्योंकि आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको इंटरेस्ट है अपने आंसर्स को, अपनी कुंडली को डिकोड करने में। कितनी, मैं बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है। ऐसे ही होता है ना। हाँ ऐसे ही होता है। अब बहुत डांट पड़ती थी हमारी, पता है, देखिए कितने लोगों ने राइट खुद लिख दिया है। बहुत डांट पड़ती थी हमारे, मेरे को तो, मुझे ध्यान है जब मैं पढ़ रही थी, तो मुझे एक, अगर हम अपनी कुंडली में से दो चार सवाल एक्स्ट्रा पूछते थे ना, या हमें, क्योंकि फिर वो कहते हैं फिर आप समझ नहीं रहे हो, फिर आप क्यों क्लास में बैठे हो, फिर क्लास में मत बैठो, फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उसको बोलो ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, अब आप बताओ इसका क्या जो है रिजल्ट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं या हम डिकोड कर रहे हैं आपकी चार्ट, ये बताओ। प्रैक्टिकली सोचो भाई। अब आप सोचो, हम यहाँ पर 115 लोग हैं, 115 लोगों की कुंडली में सूर्य अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग जगह बैठा है। लॉजिकली सोचिए, ठीक है। ये तो हम क्लास में भी नहीं होने देते। इतना तो हम क्लास में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टिक करके चलते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जितना मुझे लगता है विशेष है आपको क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, दैट इज नॉट लर्निंग, दैट इज एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू गौतम जी। यस, आई एम गोइंग टू कंप्लीट सन इन दी 12 हाउसेस। ग्रेट, थैंक यू श्रुति जी। चलिए, अब वापस आ जाते हैं इसमें। यहां तक मेरी बात समझ आई, सूर्य इन दी 7th हाउस। देखिए फिर भी जो है तेजस्विनी जी, आपने सवाल फिर डाल दिया, सूर्य राहु और केतु एक साथ हो, तो अभी तो बताया सूर्य राहु ग्रैंड लगाता है। मुझे लग रहा है मैं ही चैट बंद कर दूं, मैं चैट देख ही नहीं रही, आप लोग आराम से डालो तसल्ली से। लेट मी फिनिश फर्स्ट दी 12 हाउसेस ऑफ सन। ठीक है, अभी बताया ग्रहण लगाता है तो प्रॉब्लम देगा। बात को आपको, आप बात नहीं पकड़ोगे तो नहीं समझ आएगा। हाँ आप समझा। चलिए जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, बार बार व्यक्ति जो है वो अपनी नौकरी जो है खुद छोड़ता है, ये हमने छठे भाव में पढ़ा। तो इसी तरीके से सूर्य सप्तम भाव में, जब मैं बता रही थी, तो मैंने आपको ये बात बताई कि सूर्य अगर सप्तम भाव में होगा तो पार्टनर की किस्मत जगाएगा। परंतु अगर राहु पहले खाने में होगा और सूर्य 7th खाने में होगा तो सूर्य की जड़ खराब हो जाएगी, जिसके कारण जो है जिसके, ये साइंटिफिक एनालिसिस ही है सर। अगर राहु लगन में आया तो राहु सूर्य पे ग्रहण लगाएगा, जिसके कारण सूर्य जिस भी घर में बैठेगा उस घर को खराब कर। ठीक हो गया, क्या खराब किया, करियर खराब किया और पत्नी का सुख खराब करा। इसका भी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। तांबे के 7 चौकोर टुकड़े लेने हैं, उसे खाली जगह पर जमीन में दबाना है। इससे सूर्य या जो ये नेगेटिव प्रभाव है ये कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, सूर्य 8th हाउस, 8वें खाने में सन क्या करता है इसको समझेंगे। 8th हाउस में सूर्य क्या करता है। 8th हाउस लॉन्जिविटी का है, डेथ का है, मतलब ये बताता है यहाँ पर बैठा सूर्य इतना प्रबल होता है। ठीक है, 7 बताया अलका जी। यहाँ बैठा सूर्य ऐसा होता है, 8th हाउस क्योंकि मृत्यु स्थान है, और यहाँ सूर्य बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति के सामने प्राण नहीं निकलते किसी के। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बीमार है और 7वें खाने का सूर्य, 8वें खाने का सूर्य वाला व्यक्ति उसके सामने चला जाए, तो उस जातक की जो है वो जो जिसकी तबीयत खराब है उसकी प्राण नहीं निकलती। इसको ऐसा माना गया है। और यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति को दीर्घायु देता है।
ठीक है। यहाँ बैठा सूर्य जो है दीर्घायु देता है। यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति को रिसर्च के काम में बहुत इंटरेस्ट देता है। संध्या जी लिख रही है मेरे साथ हुआ मैम ऐसा। देवेंद्र जी, दिस इज नॉट द एनालिसिस क्लास। ठीक है, आप इसके बाद बात करिएगा, टीम से बात कर लीजिएगा। ठीक है। एर्थ हाउस सूर्य में जो है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये व्यक्ति खुद यहाँ चला गया, तो एर्थ हाउस रिसर्च का होता है। ऐसे लोगों को रिसर्च करना बहुत पसंद होता है, बहुत रिसर्च करते हैं ऐसे लोग। ठीक है। ऑकल्ट सीखते हैं खुद, उनका अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है। राजेश जी का ग्रेट। हाँ, उपाय में एर्थ का बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को साउथ फेसिंग घरों में नहीं रहना चाहिए। और 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम्स गुड़ जो है 8 दिन तक लगातार मंदिर में देना चाहिए। तो अगर एर्थ हाउस का जो इफेक्ट है वो फिर सही परिणाम देता है। और कोई व्यक्ति जो है अच्छा अगर वो कार्य कर रहा है, या वो अगर रिसर्च वगैरह का काम करता है, तो उसको बहुत सक्सेस भी मिलता है। उसकी नौकरी, फिर जो भी काम वो कर रहा है उसमें उसे ग्रोथ मिलती है। 8 दिन देना है। ठीक है संध्या जी, 8 दिन लगातार। एट्थ हाउस में अगर सूर्य होगा, 8 दिन लगातार 800 ग्राम गुड़ जो है वो धार्मिक स्थल में मंदिर में देना है। मतलब मंदिर में दीजिए, गुरुद्वारे में दीजिए, कहीं पर। नाइन्थ हाउस सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा। कभी भी दे सकते हैं नेहा जी, सुबह दे शाम दे, रोज देना है बस, है ना। नाइन्थ हाउस सूर्य, ये सब बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। भाग्य को चमकाता है, अपना भी और आने वाली पुश्तों का भी। जैसे कहते हैं ना, घर में चिराग पैदा हो गया, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो ये वही सूर्य है जो घर में चिराग पैदा है। ये चिराग जो है, ये अपने आने वाली पुश्तों को तारता है। और ये खराब कैसे होता है? ये खराब होगा जब कोई व्यक्ति चांदी का दान जो है लेगा। चांदी की चीजों का दान लेना, गिफ्ट लेने से ये सूर्य खराब होता है। आदर्श जी कह रहे फाइनली मैम मेरा है, वेरी नाइस। किसी के द्वारा सफेद रंग की मिठाई दी हुई नहीं खानी। अगर किसी के द्वारा सफेद रंग की मिठाई खाएंगे, चांदी का दान लेंगे, तो ये सूर्य खराब हो जाए, खराब परिणाम देगा। भाग्य चमकेगा अगर जो है आप चांदी का या चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का दान करेंगे। देखिए, लाल किताब के सीधे सीधे सूत्र हैं। लाल किताब का कहना यह है, 90 भाव में सूर्य बैठा है, अच्छा परिणाम चाहिए तो चांदी का दान मत लो, किसी से चांदी का गिफ्ट मत लो। अगर 90 भाव में सूर्य बैठा है, तो किसी के घर की आई हुई सफेद रंग की मिठाई आपको नहीं खानी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप वो चिराग हो, या आप अच्छा करें, अपने भाग्य आपका चमके, तो चांद चंद्रमा से रिलेटेड चीजों का दान करिए। आपका सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देगा। ठीक है। और ये इसका एक और चीज बताई गई, यहाँ पर सूर्य हो तो घर में, सिवाय किचन के, जैसे लोगों के घर में इधर उधर बर्तन पड़े रहते हैं ना खाली स्टूल पे, इधर उधर नहीं होने चाहिए। अगर कोई बर्तन पड़ा है तो सीधे किचन में ही होना चाहिए। इससे सूर्य खराब होता है, 90 भाव का। चांदी का, दूध का, चावल का दान करना है, मगर लेना नहीं है। कोई दे दे तो भी नहीं लेना है। धागे वाली मिश्री जो होती है, वो चंद्रमा होता है, इसका भी दान कर सकते। बात समझ आई? आदर्श जी, आपके लिए जरूरी है, आप समझ लीजिएगा, शायद आपके काम आ जाए। चांदी का दान करना है, लेना नहीं है। चांदी का गिफ्ट लेना नहीं है, दे वो अच्छा है। अब आता है सूर्य इन द 10th हाउस। सूर्य 10वें खाने में हो, तो आप ऐसे समझ लीजिए शनि का घर है ये किसका पक्का घर था? शनि का घर, पक्का घर था, है ना। तो ये क्या कराएगा? ये अदालती झगड़े भी करा सकता है, कोर्ट केसेस भी करा सकता है अगर खराब हो तो।
इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर खराब है तो ये कोर्ट केसेस भी कराएगा, झगड़े भी कराएगा, अच्छा है तो नाम शोहरत भी देगा, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने। 10th में सैटर्न भी साथ हो, फिर आ गई श्रुति जी आप वापस अपनी कुंडली पे। सूर्य शनि साथ होगा तो कष्ट मिलेगा, परेशानियां मिलेगी इस घर से रिलेटेड, है ना। तो ये घर किसका है? कर्म का है। तो किससे प्रॉब्लम्स आएंगी? कर्म से। आपके माइंड में आपको खुद भी ट्रबल रहेगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और जॉब रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है? ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े नहीं पहने। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया, कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब केस प्रॉब्लम, केस हो सकते हैं, इस तरीके की परेशानियां भी आती हैं, तो अवॉइड करना है। सन जो है अगर 11th हाउस में आ जाए, सूर्य अगर 11वें भाव में आ जाए, इसको समझेंगे। देखिए सूर्य जो है अगर 11वें भाव में आए तो व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। है किसी का सूर्य 11वें भाव में? तो देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। ऐसा, इसको बोला जाता है धर्मी राजा, धर्म को पालन करने वाला राजा। अगर ऐसा व्यक्ति जो है, जिसके 11वें खाने में सूर्य होगा, अगर वो धर्म को पालन करने वाला होगा, तो वो व्यक्ति जिंदगी बहुत राइज करेगा, जो चाहेगा उसको वो मिलेगा। और अगर वो व्यक्ति जो है सात्विक ना हो करके नॉनवेज खाए, ड्रिंक करे, तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा? ऐसे व्यक्ति की संतान को बहुत कष्ट होता है। प्रॉब्लम्स किसको आती है? उसकी संतान को आती है, उसके फिनेंसेस डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। छोड़ देना चाहिए, अगर आप खाते हो तो नहीं खाना चाहिए। ठीक है। इसका भी एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि एक रेमेडी बता देती हूँ। ठीक है। अगर सात्विक रहोगे तो जो चाहोगे वो पाओगे। बृहस्पति का पक्का खाना है। ठीक है ना। तो गुरु कृपा से जो चाहोगे वो मिलेगा। रात, इसका एक उपाय है, रात के समय मूली अपने सिरहाने रखें मंदिर, और फिर सुबह जो है उसे मंदिर में चढ़ाएं। मतलब जहां आप सोते हो उसके सिरहाने, मतलब स्टूल वगैरह पे रख दिया और सुबह जो है उसे मंदिर में चढ़ा दिया, तो इससे भी ग्रोथ मिलती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आता है सूर्य 12th हाउस, 12वां खाना। सूर्य 12वें खाने की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर जो है व्यक्ति अंधेरे घर में रहे जहां सूरज की किरणें ना आती हो, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लाल किताब कहती है अगर व्यक्ति ऐसे घर में रहे जहां पर रोशनी नहीं आती है, सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो कहाँ रहना चाहिए? उजाले वाले घर में रहना चाहिए, जहां पर सूरज की किरण पड़ती हो वहां रहना चाहिए। दूसरों के पंगे में नहीं घुसना चाहिए। ऐसे लोग जो है अगर दूसरों के पंगों में घुसते हैं तो उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा लाल किताब में लिखा गया, ऐसे लोगों को झूठी गवाही नहीं देनी है, किसी के पंगे में नहीं घुसना है, किसी को किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को जो है इन लॉज के साथ काम नहीं करना चाहिए। चाचा ताऊ के साथ अपने किसी कार्य में नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये राहु का भी जो है पक्का खाना है, और राहु इन लॉस को बताता है, ये खाना लॉसेस को बताता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो है राहु का पक्का घर है बृहस्पति के साथ साथ। तो इसमें ये समझना है हमें कि हमें जो है इन लॉस के साथ काम नहीं करना है, और उससे हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब रोशनी आनी चाहिए, प्रियंका जी कहने का मतलब ये है ना। इसका भी एक ही उपाय बहुत अच्छा है कि बंदरों को गुड़ खिलाएं। बंदरों को गुड़ खिलाएंगे तो सूर्य जो है 12वें खाने का बहुत अच्छा परिणाम देता है। और दूसरा जो है 12वें खाने का सूर्य है, तो रोशनी वाले घर में रहें जहां मून, जहां पर सनलाइट आती है। यहाँ तक किस किस को बात समझ आई है, पहले तो ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। और कितने कितने लोग ऐसे हैं जिनको लाल किताब आसान लग रही है? श्रुति जी को क्लियर है, मधु जी को क्लियर है, चलिए बढ़िया है।
रजन जी को क्लियर है, अंडरस्टूड, वेरी नाइस। किरण जी को भी क्लियर है। आसान किस किस को लग रही है? देखिए कितना क्लियर है। अभी क्या होगा मैं आपको बताती हूँ, मैं आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी, बिकॉज ऐसे आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का ही क्लियर जाएगा। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि कोई भी चीज जो है ना वो एकदम से नहीं होती कि आप सोचो कि आई विल बी वेरी क्लियर। मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों ने भी आ, कितना कितना समय जो है अध्ययन में दिया है, तब जाके एक हम एक जिस्ट निकालते हैं किसी चीज का। तो मैं भी 10 साल का अनुभव जो मेरा वैदिक का रहा है, उसके बाद हम लोगों ने, जब मैंने लाल किताब पढ़ी है, लाल किताब मैं बता रही हूँ आपको, मैंने वैदिक पढ़ने के बाद जब लाल किताब पढ़ी, अब मैं जब दोनों को कंबाइन करके प्रिडिक्शंस करती हूँ, लाल किताब मुझे आसान बना देती है मेरे काम को। ओके ग्रेट श्रुति जी, नाउ आई हैव अंडरस्टूड। ठीक है। गॉड ऑफ द हाउस इज ब्लैंक। देखिए अगर घर खाली है तो हम जागृत करते हैं, हम उसको जो है जो दूसरा खाना होता है उसके अनुसार करते हैं, है ना। ये कंसेप्ट है सुदीप जी, ये हम अभी सीखेंगे। पहले तो हम ये सीखते हैं, मैं आपको तरीका बताती हूँ उसका कंसेप्ट क्या होता है। पहले हम हर ग्रह को 9-12 घरों में सीखते हैं कि वो ग्रह वहां बैठ के क्या परिणाम देता है। इनकी दृष्टियां सीखते हैं। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यस मनीषा जी, सीखते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो भी आप लाल किताब सीख सकते हो। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताती हूँ। कोई खाना अगर खाली है तो ऐसा थोड़ी है उसका कोई परिणाम ही नहीं है। हम देखते हैं कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन सा प्लैनेट दृष्टि दे रहा है। दृष्टि होती है ना। अब आप दृष्टि क्या होती है, अब देखिए मैं आपको इसे लॉजिकली समझाती हूँ। मैं थोड़ी देर इसको बंद करूंगी आप लोगों से, आई वांट टू इंटरेक्ट, है ना, फिर हम बात करते हैं, फिर मैं इसको और इजी कर दूँ। कुंडली बनाना भी आ जाएगा तेजस्विनी जी। कुंडली ऑनलाइन बनाते हैं आजकल हम लोग, बहुत आसान कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रही हूँ, मेरी बात समझिएगा, तो आपको और आसानी से मेरी बात समझ आएगी। कुंडली जो होती है ना, जब हम उसे पढ़ते हैं तो क्या होता है, कोई भी घर अगर खाली है, वैदिक में क्या होता है, अगर घर खाली होता है तो हम घर के मालिक को लेते हैं, हम तुरंत उसके लॉर्ड को पकड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं इस पे किसी की दृष्टि है। मानिए आप, आपका एक घर है, वो घर आपका बैंगलोर में है और वो खाली पड़ा है, उसके सामने कोई रह रहा है, उसकी दृष्टि आपके घर पे पड़ रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस आएगा नहीं आएगा बताइए। वो बताएगा आपको कि अरे आपके घर में पानी लीक हो रहा है। लॉजिकली सोचो, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कॉल करके बोलेगा ना कि अरे आपको पता है आपके घर में पानी लीक हो रहा है, प्लीज इसे ठीक कराइए, कहेगा ना। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट पकड़ते हैं। फिर वो घर सोया है तो उसे जागृत कैसे किया जाता है। ठीक है, ये लाल किताब का कंसेप्ट है। बट अगर आप आज ये सोच रहे हो कि अभी हमने सिर्फ सूर्य पढ़ा है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ सूर्य पढ़ा है, अभी तो हमने 12 वो 9 ग्रह ही नहीं पढ़े, उनका प्लेसमेंट ही नहीं पढ़ा, उनकी युतियां ही नहीं समझी, और हम बात कर रहे हैं कि वो खाना खाना खाली है वो क्या परिणाम देगा, है ना। तो मेरा सिर्फ कंसेप्ट आपको पढ़ाने का ये था। मैं बिल्कुल क्लियर बात करती हूँ कि आप उसे समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कितने लोगों को समझ आया, बस इसके अलावा मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही। कितने लोगों को कंसेप्ट समझ आया, मेरा एक ही सवाल है। और मैं इंतजार कर रही हूँ, चैट बॉक्स देख रही हूँ, अब आप मुझे जवाब दीजिए, मैं यहीं पे आपका आराम से